हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सारथी। पीसीएस सारथी पर मैं पीसीएस एग्जाम्स के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के डिटेल्ड करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करेंगे 2022 के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर। याद रखिए, ये एग्जैक्ट पीसीएस लेवल है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जो पीसीएस के लिए जिस लेवल का आपको पढ़ना है वो है ये। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये आपके मतलब का नहीं है। क्योंकि अगर आप पीसीएस से नीचे के लेवल का जो है पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और पीसीएस से ऊपर का लेवल टू बी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में अब जो पीसीएस है और यूपीएससी का लेवल एकदम सेम हो गया है। इंडिया के ऑलमोस्ट 60 to 70% जो स्टेट हैं अब वो यूपीएससी पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं। रिसेंटली भी हमने देखा जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, असम, बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें अब जो लेवल है वो एकदम यूपीएससी वाला ही कर दिया है। तो उसी को दिमाग में रख के ये वीडियो तैयार किया गया है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर मल्टीपल पार्ट्स में आएंगे। ये है सेट नंबर 1। हर सेट में मैं 10 क्वेश्चन कवर करूंगा, जिससे मेरे पास आराम से टाइम मिले आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज है, एंजॉय करिए। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और पीसीएस सारथी पीसीएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पीसीएस की क्वालिटी देता हो। तो आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में होगा, मतलब मैं समझाऊंगा हिंदी में, लेकिन मैं एक एक लाइन आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें फ़ायदा हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाया है। ये जो जानवर आप फोटो में देख रहे हैं, वैसे एग्जाम में आपको बता दूं फोटो नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने फोटो डाल दिया है क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, आपको क्वालिटी दी जाए, आपको पढ़ाया जाए, राइट। तो तमिलनाडु की सरकार ने भारत की पहली जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिर्फ एक जानवर को बचाने के लिए बनाई है। इसका नाम है स्लेंडर लॉरिस। तो ये कहाँ पे बनी है? कडवुर के जंगलों में। तो आपका जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्लेंडर लॉरिस के बारे में सही है। ठीक है, सही है। और जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो हमेशा ये जरूर देखें कि सही पूछा है कि असही, यानी कि गलत पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्योंकि 10 से 15% क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं इसी चक्कर में कि यस पूछ रहे हैं कि नो पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जो स्लेंडर लॉरिस जानवर है वो केवल भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा, ये स्लेंडर लॉरिस जो जानवर का ग्रुप होता है, जो जीनस होता है, वो 3 तरह का होता है, यानी 3 तरह के स्लेंडर लॉरिस होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रे। और तीसरा, आईयूसीएन ने जो स्लेंडर लॉरिस जानवर है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी घोर रूप से विलुप्त प्राय डिक्लेयर किया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि स्लेंडर लॉरिस जानवर जो है वो इंडिया और श्रीलंका में मिलता है, तो ये एकदम ठीक है। ठीक है, ये नेटिव है, मतलब इंडिया और श्रीलंका का। दूसरा, कि जो स्लेंडर लॉरिस है, एक्चुअली स्लेंडर लॉरिस जो होता है वो 2 तरह का होता है, 3 तरह का नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। 2 तरह का कौन सा होता है? एक होता है रेड और एक होता है ग्रे। ब्राउन नाम का कोई स्लेंडर लॉरिस नहीं होता है। और जो रेड वाला होता है वो सिर्फ श्रीलंका में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है। और जो ग्रे वाला होता है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पर मिलता है। इज दैट अंडरस्टूड? जो ये स्लेंडर लॉरिस जानवर होते हैं ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों के ऊपर बिताते हैं। और वो जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे बंदर, ARBOREAL, आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब वो एनिमल जो पेड़ों के ऊपर अपना समय बिताते हैं। और ये जो जानवर होते हैं ये ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं। और वो जानवर जो रात में एक्टिव रहते हैं उन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल, यानी ये नॉकटर्नल जानवर भी होते हैं और आर्बोरियल भी होते हैं। तो ये किस तरह के ठिकानों पर मिलते हैं? ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट या जो थोड़े स्वम्पी एरिया होते हैं उनमें मिलते हैं। तो आईयूसीएन ने इनको कहा है एंडेंजर्ड, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली ऑप्शन ए, राइट। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है? वो है एंडेंजर्ड। तो कडवुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कहां पे बनी है ये भी ध्यान रखिए। तो ये जो बनी है ये तमिलनाडु में बनी है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैलेगी। एक तो है करूर
और एक है डिंडीगुल। एक तो है करूर और एक है डिंडीगुल। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। और डिंडीगुल क्यों फेमस है? डिंडीगुल के जो ताले हैं, लॉक्स, उन्हें जीआई टैग मिला था 2 साल पहले। भारत में दो जगह के ताले बहुत मशहूर हैं, एक तो डिंडीगुल के और एक अलीगढ़ के। अलीगढ़ जो है वो यूपी में है। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, ये जो स्लेंडर लॉरी सेंचुरी बन रही है, इसमें पेड़ लगाने में हेल्प कौन कर रहा है? तो जापान की सरकार कर रही है, यानी जापानी सपोर्ट से ये बन रही है। यहाँ पे जापान की जो सरकार है वो पेड़ लगाने में हेल्प कर रही है। पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए। टफ होते हैं, पीसीएस का एग्जाम कोई मजाक नहीं है। आपको अगर एसडीएम बनना है, आपको अगर जो है डेप्यूटी कलेक्टर ये बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, तो कोई आसान नौकरी नहीं है, आसान करियर नहीं है। और पीसीएस सारथी आसान करियर्स के लिए नहीं है, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी बिश्केक डेक्लेरेशन जो है वो न्यूज़ में आया। बिश्केक घोषणा, ये किस चीज़ से संबंधित है? क्या ये स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए है? क्या ये रोड सेफ्टी का कोड है जो डेवलपिंग कंट्रीज में लिया जा रहा है? क्या ये हमारे ओशियन एक्वेटिक सिस्टम से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए है, या साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट के लिए है? तो याद रखिए, बिश्केक डिक्लेरेशन जो है ये साइन हुआ था, 12 कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और स्नो लेपर्ड जो होता है बर्फीला तेंदुआ, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको भारत में मेनली मिलेगा एक तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है ये स्नो लेपर्ड, और एक मिलेगा लद्दाख में। लेकिन इसके अलावा आपको ये सिक्किम में भी दिख सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी दिख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये न्यूज़ में अभी क्यों आया? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सरकार इसके लिए सर्वे कराना चाहती है। वो देखना चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने स्नो लेपर्ड हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया था बिश्केक डिक्लेरेशन। तो स्नो लेपर्ड जो है वो 12 रेंज कंट्री मतलब होता है जिनमें स्नो लेपर्ड मिलता है। तो जैसे स्नो लेपर्ड के लिए 12 रेंज कंट्री हैं, टाइगर के लिए कितने रेंज कंट्री हैं? 13। दुनिया में जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो 13 कंट्रीज में मिलता है। और दुनिया के 70% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो स्नो लेपर्ड के 12 रेंज कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था, कब? 2013 में डिसाइड किया था, बिश्केक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। ये स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए है। अच्छा, स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया, UNCIA। याद रखिए, उनसिया को जब लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। जब बाद वाला जो लिखते हैं उसमें पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं होमोसेपियंस, तो आप सेपियंस को ऐसे नहीं लिखेंगे, एस बड़ा नहीं होना चाहिए, एस छोटा होना चाहिए। ये एक लिखने का तरीका होता है। पहला जो अक्षर होता है होमो, यहाँ पे क्या है? जीनस, यानी जेनरिक नेम है। और जो दूसरा है अक्षर, उसको बोलते हैं स्पीशीज यानी प्रजाति। और ये किसी भी आप एनिमल को जो है वो इस तरह से लिखेंगे। ये दिया था लिनियस ने, एक साइंटिस्ट थे लिनियस, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया, और आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है संवेदनशील। वल्नरेबल मतलब अभी खतरे में तो है, उतना नहीं है जितना एंडेंजर्ड, और उतना कम खतरा भी नहीं है जितना जो है नॉट लीस्ट कंसर्न वगैरह, लेकिन हाँ खतरा है, तो वल्नरेबल है। तो ये इसका आईयूसीएन स्टेटस है। ये कश्मीर में भी मिलता है, कश्मीर में कम है, लद्दाख में ज़्यादा है। अब तो क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चला गया है जो वो इलाका है, तो लद्दाख में है, राइट। हिमाचल में भी मिलता है, हिमाचल में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहां मिलेगा, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क में मिलेगा, उत्तराखंड में भी आपको ये मिल सकता है। इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं। गोस्ट ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों का भूत। एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत शर्मिला होता है, दिखता नहीं है आसानी से, और ये मतलब इसका जो रंग होता है वो भी पहाड़ के रंग जैसा ही होता है, तो इतनी आसानी से नजर नहीं आता, शर्मिला बहुत है ये। तो ह्यूमंस को देखते ही वहां से भाग जाता है। और ये रोर नहीं करता, मतलब दहाड़ता नहीं है। ये एक डिफरेंस होता है स्नो लेपर्ड में। इवन चीता भी नहीं दहाड़ता, जो चीता होते हैं वो भी नहीं दहाड़ते, ठीक है ना। टाइगर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, लेकिन ये रोर नहीं करते। तो ये क्लियर है आपको। और आपको चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। क्यों स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर चुरुदत्त मिश्रा। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? अभी अभी इन्हें विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। विटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर चुरुदत्त मिश्रा को मिला है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। दयाबाई
एक केरल की सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेविका है, अभी अभी ये धरने पर बैठी, हंगर स्ट्राइक पे बैठी, भूख हड़ताल पे बैठी। क्यों? क्योंकि कासरगोड जो नॉर्थ केरला में है, केरला कर्नाटका बॉर्डर पे आता है कासरगोड, वहां पे एंडोसल्फान की वजह से जो विक्टिम है उनको न्याय दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए। तो एंडोसल्फान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? एंडोसल्फान जो होता है वो एक इंसेक्टिसाइड है और अकैरिसाइड है, जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी यूज होता है और वुड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है, यानी लकड़ी खराब ना हो इसके लिए उसे डुबो के रखते हैं एंडोसल्फान में। पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अकैरिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े मारने के काम आता है, इंसेक्ट्स को मारने के काम आता है। अकैरिसाइड होता है जो टिक्स और माइट्स को मारने के काम आता है, मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत माइन्यूट, टिक्स और माइट्स बोलते हैं उन्हें। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है और वुड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी हमारे ब्रेन वगैरह को नुकसान पहुंचाता है अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो। और बायो एक्यूमुलेशन की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बायो एक्यूमुलेशन होता है जब कोई केमिकल होता है वो हमारी बॉडी में लगातार इकट्ठा होता जाता है, वो निकलता नहीं आसानी से। मान लो आपने कोई पॉइजन खा लिया, ठीक है, पॉइजन भी कई तरह के होते हैं, मान लो आपने कोई पॉइजन खा लिया, एक तो है जो आसानी से बॉडी से निकल जाएगा, तो अगर निकल जाएगा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, बार बार इकट्ठा हो रहा है, तो वो बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एंडोसल्फान है उसको इंडिया में बैन किया था 2011 में, यानी एंडोसल्फान का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज बैन किया था। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो याद रखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर होगा ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए मैं एक वैसे सवाल पूछूं अगर आपसे, एंडोसल्फान को जो बैन किया गया वो कौन से कन्वेंशन के तहत किया गया? कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स एक पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो आसानी से निकलते नहीं हैं, परसिस्ट करते हैं, यानी कि टिकाऊ होते हैं। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, पीओपी के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन की वजह से ये बैन हुआ था, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बैन किया था। इज दैट क्लियर? और यहां पे मैंने जो ये वर्ड यूज किया बायो एक्यूमुलेशन, ये मैं आपको सिखाता हूं क्या होता है। देखो, मान लो गंदे पानी में कोई मछली आपने डाल दी, ठीक है, जिस पानी में कंटेमिनेंट है या जिस पानी में जो है पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, तो जो मछली है उसकी बॉडी में चला जाएगा वो, और समय के साथ वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि बार बार जो मछली है वो उसी पानी में है, तो उसकी बॉडी में समय के साथ वो बढ़ता जाएगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इवेंचुअली वो मछली जो है वो मर सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन एक समय हो जाएगा। यानी वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है उसकी बॉडी में, इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब एक बात बताओ, ये जब मछली अगर कोई ह्यूमन बीइंग खा ले, ये ह्यूमन बीइंग है कोई, इसने इस मछली को खा लिया, तो क्या ये जो मछली की बॉडी में रसायन थे, जो केमिकल थे हार्मफुल, क्या ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन मतलब जब एक ही लेवल के ऊपर या एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में बार बार एक्सपोजर की वजह से कंटेमिनेंट इकट्ठा हो रहा है, तो वो बायो एक्यूमुलेशन। इसमें एक ही ट्रॉफिक लेवल है ये, राइट। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो अब यहां पे देखो, ये जो कीड़ा है इसे बतख ने खा लिया, बतख को सांप ने खा लिया, सांप को फिर मोर ने खा लिया। तो जो कीड़े हैं इनमें जो केमिकल है हार्मफुल वो आ गए बतख की बॉडी में, बतख की बॉडी से सांप की बॉडी में, सांप की बॉडी से जो है वो चील की बॉडी में या मोर की बॉडी में आ गए। तो ये है बायो मैग्निफिकेशन, ये डिफरेंस होता है। बायो मैग्निफिकेशन काम करता है जब लेवल अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, राइट, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रॉफिक लेवल है। तो सेम ट्रॉफिक लेवल पे होता है बायो एक्यूमुलेशन और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे होता है बायो मैग्निफिकेशन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसे किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है? ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है। तो आपको मैं दिखा देता हूं ये रिपोर्ट, ये देखिए, ये है वो रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को रिलीज करा है WWF ने, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और ग्लैंड में ही हेडक्वार्टर है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो हमारे एनिमल हैं, और कई तरह के एनिमल्स की बात करी है इन्होंने, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह कई तरह के, उनकी संख्या में, यानी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 94% कमी आई है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका,
लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियाई कंट्री है, वेस्ट इंडीज बोलते हैं जिन्हें, कैरेबियन सी में जो है आइलैंड्स, तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 94% डिक्रीज हो गए हैं पिछले 50 सालों में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। और अफ्रीका में 66% कम हो गए हैं 50 सालों में। ये 50 साल का समय था 1970 से 2018, ऑलमोस्ट 50 साल। और एशिया पैसिफिक में, जिसे आजकल इंडो पैसिफिक बोलने लगे हैं, उसमें 55% का डिक्रीज देखने को मिला है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में एनिमल की जो स्पीशीज है, वाइल्ड एनिमल्स की या वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वो सबसे ज्यादा कहां पे कम हुई है, तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यहाँ पे 94% कम हुई है। अफ्रीका में 66% कम हुई है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, और एशिया पैसिफिक में 55%। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जिसका नाम है माया, वो अभी अभी खबरों में थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है इसके बारे में। यानी चाइना के जो साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने अभी अभी क्लोनिंग करी है एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ की, इसका नाम रखा है माया। क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ ये पहला केस है इस तरह का, यानी आर्कटिक वुल्फ इससे पहले दुनिया में कभी भी क्लोन नहीं की गई। और इसमें जो डोनर सेल है और जो oocyte है वो दो अलग अलग जानवरों से लिया गया है। दूसरा, जो सरोगेट मदर है इस क्लोन्ड आर्कटिक वुल्फ की, वो एक डॉग ब्रीड है। सरोगेट मदर होता है, जो जायगोट होता है ना, हम उसको किसमें इम्प्लांट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। जिसके पेट में बच्चा पलता है उसे बोलते हैं सरोगेट मदर। और साइबेरिया में ये आर्कटिक रीजन और हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ साइबेरिया में पाई जाती है। साइबेरिया एक जगह है रशिया में। तो ये जो आर्कटिक वुल्फ है ये आर्कटिक रीजन और हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ साइबेरिया में पाई जाती है। आइए देखते हैं एक एक करके तीनों स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि ये पहली बार हुआ है क्लोनिंग इसका, आर्कटिक वुल्फ का, और इसमें डोनर सेल और oocyte अलग अलग जानवरों से लिया गया था। तो किस किस से लिया था हमने, इसमें जो ये है जो डोनर सेल है वो किससे लिया था और oocyte किससे लिया था, तो ये मैं आपको बता देता हूं। डोनर सेल जो हमने इसमें लिया था वो हमने लिया था आर्कटिक वुल्फ का, जो फीमेल आर्कटिक वुल्फ है उसका हमने डोनर सेल लिया था। और जो oocyte लिया था हमने, वो कहां से लिया था, वो हमने फीमेल डॉग से लिया था। oocyte हमने फीमेल डॉग का लिया था। और डॉग को वुल्फ के सरोगेट के तौर पर क्यों जो है वो हमने सिलेक्ट किया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। इसमें जो सरोगेट मदर है वो एक डॉग ब्रीड था, क्योंकि जो डॉग्स हैं और वुल्फ हैं उनकी जेनेटिक एंसेस्ट्री काफी मिलती जुलती है। तो इस वजह से क्लोनिंग के चांसेस जो हैं सर्वाइवल के बढ़ जाते थे। क्लोनिंग एनिमल की बहुत मुश्किल होती है, तो लेकिन हमने जब डॉग ब्रीड को यूज किया तो उससे उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ गए थे। और जो आर्कटिक वुल्फ होती है वो कहाँ पाई जाती है, आर्कटिक रीजन एंड द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया मतलब रशिया नहीं, ये गलत है। देखो, ये पाई जाती है टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा फॉरेस्ट जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, वहां पर ग्रीनलैंड और कनाडा, यहां पर पाई जाती है आर्कटिक वुल्फ। रशिया वगैरह में, साइबेरिया में नहीं मिलती है, राइट। तो पूरे आर्कटिक रीजन में नहीं मिलती, ये सिर्फ कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के टुंड्रा रीजन में मिलती है, आर्कटिक टुंड्रा रीजन में मिलती है, ग्रीनलैंड में भी मिलती है। तो इसमें ए और बी ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान नहीं था। अच्छा, अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे कि पहला जानवर कौन सा था जिसको क्लोन किया गया था, तो वो एक शीप थी और इस शीप का नाम था डॉली। इस शीप का नाम था डॉली। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यानी हम 50% ये खत्म कर चुके हैं। Which of the following statement are correct about high ambition coalition for nature and people? एक संगठन है जिसको बोलते हैं हाई एम्बिशन कोलिशन, इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ये ग्लोबल टारगेट 30x30 को लेकर काम करता है, ये उस पर बेस्ड है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देखो, इंडिया ने इस ग्रुप को, हाई एम्बिशन कोलिशन को ज्वाइन करा 2021 में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इसका मेंबर है। और ये 30x30 पे काम करता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट। अब ये है क्या, इसको बोलते हैं हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ठीक है, ये 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं इस ग्रुप के। और इसको को चेयर कौन करता है, इसको कोस्टा रिका और फ्रांस जो है वो चेयर करते हैं। और ओशियन के लिए, ये दो चीजों के लिए है एक्चुअली, तो ये मैं आपको बता देता हूं। हाई एम्बिशन कोलिशन जो है वो दो चीजों के लिए है, एक तो है ओशियन के लिए और एक है लैंड के लिए, राइट। और 30x30 क्या होता है, हमें अपना 30% जमीन बचानी है 2030 तक,
और हमें 30% ओशियंस को बचाना है 2030 तक। अब हाई एम्बिशन कोलिशन जो लैंड के लिए है, उसका चेयरमैन कौन है? कोस्टा रिका और फ्रांस, ये इसको चेयर करते हैं लैंड वाले के लिए, और ओशियन वाले को चेयर करता है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको 30/30 टारगेट बोलते हैं। 30/30 टारगेट का मतलब ये है कि हमें 30% ऑफ द लैंड और 30% ऑफ द ओशियन को बचाना है 2030 तक। तो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल उसी के लिए काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आजकल वो पूसा बायोडिकम्पोजर की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो पूसा बायोडिकम्पोजर जो है वो कह रहे हैं कि इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, हवा प्रदूषण कम होगा, और स्टबल बर्निंग भी रुकेगी, यानी पराली जलाते हैं वो भी रुकेगी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में ठीक है? पहला, ये 7 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का मिलके बना है, यानी 7 अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनसे उनका मिक्सचर है ये। और ये सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन, जो चावल की भूसी होती है, पैडी स्ट्रॉ या स्टबल बोलते हैं, उसमें सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा, ये क्रॉप रेजिड्यू को मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा 15 से 20 दिन में। और तीसरा, ये 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर पे सबसे अच्छा काम करता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन नहीं है, ये 7 फंगाई का स्ट्रेन है, यानी 7 अलग अलग तरह के फंगस जो हैं उनसे मिलकर बना है पूसा बायोडिकम्पोजर। और ये क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। किसे? तो ये जो स्टबल होती है, चावल की भूसी होती है, उसे ये कन्वर्ट कर देंगे मैन्योर में, यानी कि खाद में। तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, स्टबल को लोग जलाएंगे नहीं, फार्मर जलाएंगे नहीं, और मैन्योर हमारे खेतों में यूज हो जाएगा एज अ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे मैन्योर को आप यूज कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये ठीक है कि 15 से 20 दिन का टाइम लेता है ये, और क्रॉप रेजिड्यू को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा भी ठीक है, 30 से 32 डिग्री सी पे सबसे अच्छा काम करता है। तो इसमें बी और सी ठीक है, तो आंसर है थर्ड, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपने दिल्ली के पूसा कैंपस में। तो इसलिए इसको पूसा बायोडिकम्पोजर बोलते हैं। और ये सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन जो होते हैं उन्हें तोड़ देता है, उन्हें ये डाइजेस्ट कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी अभी प्रोजेक्ट चीता के तहत जो अफ्रीकन चीता है वो हमने नामीबिया से लाए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो हमारा क्वेश्चन कूनो नेशनल पार्क के बारे में है। सबसे पहला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि ठीक है, करेक्ट है कूनो नेशनल पार्क के बारे में? पहला, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उसके पश्चिमी तरफ आता है, यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके वेस्टर्न पार्ट में है, कूनो नदी जहां पे फ्लो करती है वहां पर। दूसरा, ये पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंबोर के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है कूनो नेशनल पार्क। और तीसरा, जब हमने एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था 1990 में, उसके लिए भी ये पॉसिबल साइट था। यानी अगर हम एशियाटिक लायन को री इंट्रोड्यूस करते, अभी एशियाटिक लायन सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वो गुजरात में गिर नेशनल पार्क में है, तो एशियाटिक लायन को हम दूसरी जगह ले जाना चाह रहे थे। तो एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 1990 में जो आया था, उसके लिए भी जो पॉसिबल साइट था वो भी यही था, कूनो नेशनल पार्क। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, राइट? ये वेस्टर्न पार्ट में नहीं है मध्य प्रदेश के, तो ये गलत है। दूसरा, पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंबोर के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। और ये भी ठीक है कि एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन के लिए भी यही साइट चुना गया था। याद रखिए, 1981 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था, और 2018 में ये नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये है कहाँ पे? ये श्योपुर और मोरेना में है। श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वहां पर है। और यहां पे कौन सी ट्राइब रहती है? सहारिया ट्राइब रहती है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क में कौन सी ट्राइब रहती है? सहारिया ट्राइब जो है वो रहती है। और यहाँ पे कूनो रिवर फ्लो करती है। और कूनो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कूनो रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है कूनो। तो चीता हम यहां पर लाए हैं, और
जो चीता है इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीता फास्टेस्ट एनिमल है। चीता दो तरह का होता है, एक जो एशिया में मिलता है और एक जो अफ्रीका में मिलता है, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। तो जो एशियन चीता है ये इंडिया में तो नहीं है ऑब्वियसली। चीता इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था चीता। एशियाटिक चीता जो है ये पाया जाता है ईरान में, मेनली ईरान में मिलता है ये, और ये थोड़ा सा छोटा होता है साइज में अफ्रीकन चीता से। अफ्रीकन चीता थोड़ा सा बड़ा होता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो एशियन चीता है इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घोर रूप से विलुप्त प्राय। और जो अफ्रीकन चीता है इनकी संख्या तो ठीक ठाक है, इनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, यानी ये उतने खतरे में नहीं है जितना एशियाटिक चीता है। एशियाटिक चीता ईरान में मिलता है मेनली और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता जो है वो साइज में बड़ा होता है। अभी 6500 से 7000 अफ्रीकन चीता है दुनिया में, अफ्रीका में मतलब, तो वल्नरेबल है इसका आईयूसीएन स्टेटस। दोनों का आईयूसीएन स्टेटस अलग है। और एशियाटिक चीता जो है वो सिर्फ 200 बचे हैं और उनमें ज्यादातर सिर्फ ईरान में है। अंडरस्टूड। तो 8 चीता हम नमीबिया से इंडिया में कुनो जो है वहां पर लेकर आए हैं, कुनो नेशनल पार्क में लेकर आए हैं। और अगर आपको पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है और रणथंभौर कहाँ है तो आप समझ जाएंगे कि कुनो का लोकेशन जो है वो कहाँ है। श्योपुर मोरेना डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ पे आते हैं, वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, राइट, रफली। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे है श्योपुर और मुरैना, यानी नॉर्थ में आते हैं, ना वेस्ट में आते हैं ना ईस्ट में आते हैं, एकदम श्योपुर और मुरैना एकदम नॉर्थ में आते हैं। तो यहीं से रणथंभौर की तरफ वो निकल जाता है जो टाइगर है, और यहाँ पे कहीं है पन्ना। तो पन्ना से रणथंभौर वो जाने के लिए कनेक्टिंग लिंक का काम करता है श्योपुर मोरैना में ये कुनो नेशनल पार्क। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया ने अभी अभी जो गवर्निंग बॉडी है सीड ट्रीटी की उसका 9th सेशन होस्ट किया। इस रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला, ये जो गवर्निंग बॉडी ऑफ सीड ट्रीटी है ये एक मेजर एजेंसी की तरह काम करती है फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं, पौधों के आनुवांशिक संसाधन, उनको एकत्र करने के लिए ये एक मेजर एजेंसी का काम करती है। दूसरा, ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो एफएओ ने अडॉप्ट किया था 2001 में, यानी जो भी कंट्रीज के मेंबर हैं सीड ट्रीटी के उन पर ये लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्य है। और इंडिया इसका मेंबर है, यानी इंडिया ने भी इस ट्रीटी को, सीड ट्रीटी को साइन किया हुआ है। तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है, ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए मेजर एजेंसी का काम करती है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी ठीक है, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें तीनों जो हैं ये एकदम ठीक है। और हमारा वीडियो नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ठीक है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव के बारे में? ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, पहला, ये एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है जिससे हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। दूसरा, इस इनिशिएटिव में इंडिया और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम स्टार्ट किया था। तो इसमें सिर्फ बीच वाला जो दूसरा स्टेटमेंट है बी वो ठीक है, यानी ओनली बी इज करेक्ट। पहले वाला ठीक नहीं है क्योंकि ग्लोबल गेटवे जो है ये प्रोजेक्ट किसका है? ये यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और इसी के तहत फर्स्ट ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम अभी अभी इनॉग्रेट किया गया था। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सेट नंबर 1 एनवायरमेंट इकोलॉजी के। तो आप इसी से वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि क्या डेप्थ जो है वो एग्जाम में चाहिए होती है। पीसीएस एग्जाम के लिए जो डेप्थ होती है वो इसमें आपको मिलती है। और एक अच्छी खबर आपको मैं सुना देता हूं, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पीसीएस के लिए शुरू कर रहा हूं कल से, यानी 21 अक्टूबर से। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। और इस वीडियो के दौरान मैंने कोई बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे, चलो अब पूछ लेता हूँ, ठीक है, अब पूछ लेता हूँ। इस वीडियो में जो मैंने आपसे पढ़ाया उसको लेकर मैं 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्लेंडर लॉरिस एनिमल है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है?
ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है नीचे। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको विटली गोल्ड अवार्ड मिला है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए। मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा किस रीजन से कम हुई है दुनिया में। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। मेरा चौथा क्वेश्चन जो है आपसे वो ये है कि जो हाई एम्बिशन कोलिशन है उसको इंडिया ने कब ज्वाइन किया था। मेरा पांचवा क्वेश्चन ये है कि जो पूसा बायोडिकम्पोजर होता है वो कितने फंजिनल स्ट्रेन से मिलके बना है। ठीक है। और मेरा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि कूनो नेशनल पार्क में कौन सी ट्राइब रहती है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिए। ये कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से ये है कि वीडियो में आपका कंसंट्रेशन कितना था, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा तो एनवायरनमेंट जैसा सब्जेक्ट काफ़ी वोलाटाइल होता है, आप भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आप भूल जाएंगे। आप वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है। उसके बाद आप 4 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि मान लो स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है और अफ्रीकन चीता का क्या है, तो आप सोचने बैठ जाएंगे। इसीलिए रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज करिए और फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सेट नंबर 2 भी आएगा 21 अक्टूबर को, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मेरी सीरीज है वो भी 21 अक्टूबर से आएगी। और इसके अलावा कोई और करंट अफेयर की सीरीज आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। एक गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज भी मैं प्लान कर रहा हूं, लेकिन वो दिवाली के बाद। सो देखते रहिए पीसीएस सारथी।